अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 15 और 16 पढ़ेंगे। लेक्चर 15 ऑसिलेशन। सबसे पहले इससे कि हम इस लेक्चर को शुरू करें, हमें पता होना चाहिए कि ऑसिलेशन होती क्या है। एक मोशन होती है जो अपने आप को रिपीट कर रही है। उसकी मिसाल पहले मैं आपको इस स्प्रिंग से दूंगी। ये आपकी बुक में स्प्रिंग की एग्जांपल दी हुई है। एक ये इसकी रिलैक्स पोजीशन होती है स्प्रिंग की। हमने क्या किया, हम इसको यहाँ से पकड़ के इधर तक खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और इसको छोड़ देंगे। जब स्प्रिंग को हम छोड़ेंगे, वो अपनी वापस रिलैक्स पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ आके वो रुकेगा नहीं। वो थोड़ा और आगे को जाएगा, वो कंप्रेशन की तरफ चला जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा या कह लें दब जाएगा। इस पोजीशन में भी नहीं वो रुकेगा, वो दोबारा उसकी नॉर्मल पोजीशन या रिलैक्स पोजीशन की तरफ जाएगा। फिर वहां तक जाएगा जहां तक हमने उसको स्ट्रेच किया था। और ये अपनी मोशन को इस तरह से कंटिन्यू रखता रहेगा, आहिस्ता 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 उसकी मोशन खत्म होगी। तो ये ओवरऑल जो फिनोमिना हो रहा है, इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। इसकी एक और मिसाल भी है। ये सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ये आपकी बुक में ये भी दी हुई है। ये सिंपल पेंडुलम है। ये कोई भी हमारे पास सहारा है जिसके साथ हमने एक धागा और बोब लगा दिया है। हम इस बोब को जब यहाँ तक, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, इधर तक लेके आके छोड़ेंगे या इस साइड पे लेके आके छोड़ेंगे, तो क्या होगा, वो यूं इस तरह ऐसे घूमती रहेगी। ये भी आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी और फिर खत्म होगी, लेकिन काफी देर ये अपनी मोशन को बरकरार रखती है, तो इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। जब हम अब हमें पता चल गया ऑसिलेशन क्या है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसमें एक ऑसिलेशन, यानी ये यहाँ तक हमने अगर छोड़ा है तो इधर तक ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और फिर वापस इस पॉइंट पे आएगा, तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। और इसकी एक और मिसाल जो है, ये स्प्रिंग वाली मिसाल में ये केस होगा कि यहाँ तक जो स्ट्रेच से लेके कंप्रेस तक और फिर वापस स्ट्रेच पोजीशन में आएगी, तो ये एक ऑसिलेशन है। और इसको पूरा करने में जो टाइम हमें लगा है, वो टाइम पीरियड होगा। An oscillation is any self-repeating motion. This motion is characterized by the period या टाइम पीरियड बेसिकली हम इसको कह सकते हैं, विच इज द टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन फुल साइकिल। नेक्स्ट चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, या हम कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर उसने कितनी ऑसिलेशंस मुकम्मल की, क्योंकि ये ऑसिलेशन इतनी स्पीडीली होती हैं कि एक सेकंड में बहुत ज्यादा दफा ये हो रही होती हैं, 10 10 20 20 20 30 दफा। तो हम उतना कहते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्स है, 20 हर्ट्स है। तो इस तरह हमें पता चलता है विच इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल एफ भी होता है, और ये न्यू, इसको वी नहीं कहते हम इसको, वैसे तो ये वी की तरह लिखा होता है, तो हम इसको न्यू पढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से, चाहे वो स्प्रिंग के केस में है या चाहे वो सिंपल पेंडुलम के केस में है, कि जो उसका मीन पॉइंट था, जो दरमियान वाला, या कह लीजिए कि इसकी रिलैक्स पोजीशन थी, उससे ये मैक्सिमम कितना इधर या कितना इस तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ए विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम और साइज ऑफ द ऑसिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डज अ सिस्टम ऑसिलेट। सिस्टम जो है वो ऑसिलेशन क्यों करता है? इट डज सो बिकॉज द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी जो हम फोर्स लगा के छोड़ते हैं, वो उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है, वो उधर रुकता नहीं है ना, तो वो मूव करता रहता है। उसकी टेंडेंसी यही होती है कि वो अपनी रिलैक्स या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस जाए। इन अदर वर्ड्स, द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टू रिटर्न टू ऑब्जेक्ट to its equilibrium position. So the object will oscillate around the equilibrium position. The restoring force depends on the displacement. F restore is equal to minus K delta X, where delta X is the distance away from the equilibrium point.
The negative sign shows that the force acts towards the equilibrium point and K is constant that gives the strength of the restoring force. अब ये हमारे पास स्प्रिंग वाली एग्जांपल को हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे. Let us understand the matters in the context of spring tied to the mass that can move freely over a frictionless surface. हम इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस के इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि अगर फ्रिक्शन हो तो वो एक टाइम के बाद रुक जाता है. तो फॉर सिंपल कैलकुलेशन उसको बहुत सिंपल करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी फ्रिक्शन नहीं है. द फोर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स और minus k delta x because extension delta x will be called x for sure. In first diagram x is positive यानी x पॉजिटिव क्योंकि ये स्ट्रेच हुआ है फैल रहा है. x is x is negative in the second and 0 in the middle one. इसमें क्योंकि कंप्रेशन की तरफ चला गया तो हम इसको माइनस एक्स ले रहे हैं और यहाँ पे इधर 0 ले रहे हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. इक्विलिब्रियम के मुताबिक ये उसके रेफरेंस है ही क्योंकि हम एक्स को ले रहे हैं ना तो इसलिए यहाँ पे 0 है. द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एनर्जी जो हमने फोर्स के ऊपर लगाई वो उसके अंदर एक एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है और एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है उसकी वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर. इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड डायग्राम एंड 0 इन द मिडल वन क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो एक टाइम के लिए आके रुकता है और फिर मूव कर रहा होता है. और वैसे भी ये इसकी स्टेट जो है रिलैक्स वाली इक्विलिब्रियम वाली इसमें इसकी एनर्जी हम 0 लेते हैं. Now we will use the Newton's second law to derive a differential equation that describes the motion of the mass from f of x is equal to minus kx and x is equal to ma. It allows that acceleration की जगह हम जी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का ही डबल डेरिवेटिव होता है. ये चीज जो है क्योंकि दोनों ही एफ के इक्वल है तो हम एम ए के एक्स के इक्वल रख लेते हैं माइनस के एक्स के. और ये इसकी जगह क्योंकि हमने के लिहाज से इसको एक्स के लिहाज से सॉल्व करना है ना तो इसलिए इधर भी एक्स आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे ये एम इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के और एम एक्स और के और एम को हम ओमेगा स्केयर ले रहे हैं. ये जनरल फॉर्म होती है डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू 0 एस एच की यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की. ये omega scale is equal to k over m. This is equation of motion of a simple harmonic oscillator and is even widely in many different branches of physics. Although we have tried it for the case of a mass and spring, it occurs again and again. The only difference is that omega, क्योंकि omega की वैल्यू डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगी. जैसे सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की वैल्यू कुछ और होगी उसकी इक्वेशन भी इस किस्म की बनेगी लेकिन उसमें ओमेगा की वैल्यू हम कुछ और पुट करेंगे. Which is called the oscillator frequency is defined differently depending on the situation. Now next, in order to solve the simple harmonic oscillator equation, we shall first learn how to differentiate some elementary trigonometric function. So let us first learn how to calculate d by dt of cos omega t starting from the basic definition of a derivative. यानी हमें पता है अगर हम लेट कर रहे हैं कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी है. अब थोड़ा सा स्मॉल टाइम डिफरेंस अगर हम डालें कि थोड़ी देर बाद तो वो क्या होगा टी प्लस डेल्टा टू ये कोस ओमेगा इंटू टी प्लस डेल्टा टी. टेक द डिफरेंस इन दोनों का अगर हम माइनस करें एक्स टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स ऑफ टी तो ये चीज आ जाएगी. अब हमने क्या किया है इसको हमने कोस ओमेगा टी टी प्लस डेल्टा टी इसको खोल दिया साइन ओमेगा. ये इन्होंने ना डायरेक्ट किया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला बेसिकली इसका अलग लगा हुआ है और इसको फिर हमने जो कॉमन लेता है वो ले लिया है और तो ये वाला आंसर आएगा. आप
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये इधर इस तरह से आता है। Here you should know that sine theta nearly equal to theta for small theta. Easily proved by drawing triangles. You should also derive and remember a second important result. D by dt of sine omega t is equal to omega cos omega t. और हमें ये भी पता है cos theta nearly 1 for very small angle theta. What happens if you differentiate twice? अगर हम इसको साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी को करें, हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है। और अगर यहाँ पे ओमेगा है तो वो बाहर आ जाएगा, और दो दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने क्या करना है जब ये चैप्टर का पेपर देना है या जब ये चैप्टर आपने पढ़ना है तो आपने एक दफा डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूलाज जो है उनको रिवाइज कर लेना है। Next, having done all the work above, now you can easily see that any function of form x of t is equal to a cos omega t plus b sin omega t satisfies d square x over dt square is equal to minus omega square x. But what do omega a b represent? ये constants होते हैं। The significance और omega जो होती है वो frequency होती है। The significance of omega becomes clear if you replace t by t plus 2 pi over omega in either sin omega t or cos omega t. You can see that cos omega into t plus 2 pi over omega is equal to cos omega t plus 2 pi is equal to cos omega t. This is the function merely repeats itself after a time 2 pi over omega. So 2 pi over omega is really the period of the motion t. ये भी आपने मैथ में, इंटर के मैथ में इनके पीरियड्स पढ़े होंगे, साइन कॉस और टेन के। तो ये वही चीज आपको अपनी बेसिकली कुछ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ी सी डेरिवेशन जो है उसके फार्मूलाज को रिवाइज करना होगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा इज, और ओमेगा हमें पता है के ओवर एम के इक्वल है, तो यहाँ से 2 पाई मेगा स्केयर के ओवर एम के इक्वल है। तो मेगा की वैल्यू क्या है स्केयर रूट में के ओवर एम, तो ये क्योंकि नीचे है तो ये एम ओवर के हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द ऑसिलेटर इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये 1/t होती है, तो 1/2 पाई स्केयर रूट के ओवर एम। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई/t इज इक्वल टू स्केयर रूट के ओवर एम। Sometime omega is also called angular frequency. Note that dimensions की जो है per second होती है। From it is clear that unit of omega is radian per second. To understand A and B mean, let us note that x of t is equal to a cos omega t plus b sin omega t. It follows that x of 0 is equal to a and that d by dt of x of t is equal to minus omega a sin omega t plus omega b cos omega t. इसका डेरिवेटिव ले लियो is equal to omega b at t is equal to 0. Thus a is the initial position, b is the initial velocity divided by omega. To understand what A and B mean, let us note that from x of t is equal to a cos omega t plus b sin omega t, it follows that x of 0 is equal to a and that d by dt of x of t is equal to minus। ये उन्होंने एक ही पॉइंट को दो दफा लिख दिया है। Next, the solution can also be written as x of t is equal to xm cos omega t plus phi. Since cos and sine never become bigger than 1 or less than minus, and it follows that minus xm less than and equal to x less than equal to plus xm. For obvious reason, xm is the amplitude of the motion. The frequency of the simple harmonic motion is independent of amplitude of motion. The quantity theta is equal to omega t plus phi is the phase of the motion. The constant phi is called the phase constant. A constant, a different value of phi just means that the origin of time has been chosen differently. Now, energy of simple harmonic motion.
सिंपल हार्मोनिक मोशन जाहिर है उसमें हमने जब उसको स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, तो उसमें हमने जो मोशन दी, फोर्स लगाई, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ। इसी तरह जब वो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो वो क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। यानी उसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि एक पॉइंट आता है जैसे वो एक्सट्रीम पोजीशन है या मीन पोजीशन है, तो वो उसके डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट एनर्जी होती है। Put phi is equal to 0 for convenience, and so imagine a mass whose position oscillate like x is equal to xm cos omega t. Let us first calculate the potential energy. Potential energy हमें पता है u is equal to half kx square होती है, तो half k xm square cos square omega t. Kinetic energy होती है half mv square, v square की जगह हम dx over dt का स्क्वायर ले लेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्सएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये चीज आ गई हमारे पास और हाफ के एक्सएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये होगी। और हम यहाँ से इन दोनों को देखें, हमें पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अगर हम प्लस करें तो 1 होता है, तो टोटल एनर्जी इसके केस में हाफ के एक्सएम स्क्वायर आएगी। Note that this is independent of time and energy goes from kinetic and potential then back to kinetic energy. From the above, you can see that V is equal to dx over dt is equal to plus minus k root k over m xm square minus x. From this, it is clear that the speed is maximum at x is equal to 0 and the speed is 0 at x is equal to plus minus xm. यानी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो एक दफा रुकता है और फिर अपनी मोशन को दोबारा स्टार्ट करता है। Putting two spring in parallel makes it harder to stretch them, and K effective is equal to K1 plus K2 in series. They are easier to stretch, and K effective is equal to K1, K2 or K1 plus K2. So mass will oscillate faster in the first case as compared to the second. जो लेक्चर नंबर 15 है उसमें भी ऑसिलेशन है और लेक्चर नंबर 16 में भी हम ऑसिलेशन को ही पढ़ेंगे, बट डिफरेंस इसमें और उसमें यह है कि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल के लिए स्प्रिंग को यूज किया है, और इस चैप्टर में हम सिंपल पेंडुलम को यूटिलाइज करेंगे, उसको यूज करेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल कंटिन्यू विद द concept developed in previous chapter that relate to simple harmonic motion and the simple harmonic oscillator. It's really very amazing that simple harmonic oscillator occurs again and again in physics and in so many different branches. As an example illustrating above, consider a mass suspending in a string. Mass suspended है. From the diagram, you can see that F is equal to minus mg sin theta. For a small values of theta, we know that sin theta is nearly equal to theta. Using x is equal to L theta या r theta आपने s पढ़ा होगा, वो s is equal to r theta होता है ना, तो वहीं से x is equal to L theta लिखा हुआ है। We have f is equal to minus mg theta या is equal to minus mg x over L. तो माइनस mg over L into x, mg over L इस केस में हम कहते हैं ये क्या है, ओमेगा है। सो नाउ G over L, sorry, omega है और m तो उसका mass है. So now we have a restoring force that is proportional to the distance away from the equilibrium point. Hence we have a SHO या simple harmonic oscillator with omega is equal to square root G over L. What if we had not made the small f theta approximation? We still have an oscillator, that is the motion should be self-repeating, but the oscillation of differential equation would be too complicated to discuss here, क्योंकि वो हर थीटा के लिहाज से काफी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जानी थी, तो हम सिंपली करने के लिए क्या कर लेते हैं, इस तरह एज्यूम कर लेते हैं फ्रिक्शन लेस है, ये है वो है। नाउ ये डिस्क है, उसको हमने मूव किया और वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। उसके केस में
हम जब पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो इस तरह से होगा। इफ यू टेक अ कॉमन ऑब्जेक्ट लाइक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पाइवोट इट एट सम पॉइंट इट विल ऑसिलेट व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी आपने इसको यहाँ से लाके छोड़ दिया या इधर लाके छोड़ा तो वो फिर भी मिलेगा। बट दिस इज नॉट द सिंपल पेंडुलम, क्योंकि वो एक थ्रेड और बो होती है एज द अबव discussed above, because all mass is not concentrated at one point. ये overall mass concentrated. So now let us use the ideas of torque and angular momentum discussed earlier for many particle system, यानी पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। You can see that हमने पहले शुरू वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है टा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी साइन थीटा, और स्मॉलर वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा नियरली थीटा के इक्वल होता है। सो टा इक्वल टू माइनस एम जी डी थीटा, और हमें ये पता है टा इज इक्वल टू आई अल्फा होता है इन द, और हमें पता है अल्फा क्या है डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर। Hence we have I d square theta over dt square is equal to minus mgd theta, और d square theta over dt square is equal to minus mgd over I theta। ये ओवरऑल ये चीज क्या है, यहाँ पे ओमेगा है, डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा थीटा। ये वो ही फॉर्म बनती है, बट वहां पे हमने एक्स पढ़ा था, यहाँ थीटा पढ़ा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है वो सेम होती है, बट द डिफरेंस क्या है कि उसमें हर किसी की अपनी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, बाकी जनरल फॉर्म सेम होता है। फ्रॉम दिस we immediately see that oscillation frequency is omega is equal to square root mgd or I. Of course, we have used the small angle approximation over here again. Since all variable except I are known, we can use this formula to tell us I is about any point. यानी हर किसी भी point के about हम उसका moment of inertia बता सकते हैं। Note that we can choose to put the pivot at any point on the body. However, if you put the pivot exactly at the center of mass, then it will not oscillate. Why? Because there is no restoring force. क्योंकि restoring force हमें वही equilibrium position की तरफ लेके जाना चाहती है ना, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसका सेंटर ऑफ मास जो है उस पर टार्क जो है वो वैनिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स एंड द टार्क वैनिशेस एट द सेंटर ऑफ मास पोजीशन एज वी सॉ अर्लियर। सपोज you were to put the pivot at P, which is at a distance L from the center of the mass as an irregular object above. What should L be so you get the same formula for the simple pendulum? तो हम हमें ये पता है ना, इसका ये फार्मूला करना है 2 पाई I/mgd। तो हमारे पास लेंथ आई ओवर एम डी अगर होगी ना, तो फिर सेम चीज बन जाएगी, क्या ये बन जाएगा सिंपल पेंडुलम की तरह एक्ट करेगा। पी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ गायरेशन, देन सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट इट अपीयर्स एट mass is concentrated at the center of mass position। No, no, sum of two simple harmonic motions of the same period along the same line। एक लेट कर लें x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और x2 लेट कर लें a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। लेट अस लुक द सम ऑफ x1 एंड x2। अगर हम उन दोनों को सम करें a1 x साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहाँ पे हमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, जो वो होता है साइन अल्फा बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। वो यहाँ पे इन्होंने देखे हैं, यहाँ पे अगर अल्फा ओमेगा टी है तो इस केस में इधर एक तरफ साइन के साथ ओमेगा टी है, एक तरफ कोस के साथ है। अब क्योंकि ये ए टू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ ए टू दोनों तरफ आ गया। अब यहाँ पे क्या किया इस नेक्स्ट स्टेप में कि साइन ओमेगा टी दोनों में से कॉमन ले लिया, तो a1 प्लस a2 कोस फाई, और यहाँ पे इधर कोस ओमेगा टी कॉमन ले लिया। तो हमने बेसिकली साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी को कॉमन ले लिया। लेट a1 प्लस a2 कोस फाई इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किया है क्योंकि वो फिर एक आसान फार्मूला बन जाएगा कि इसके साइन के साथ वाले को जो है हमने कोस थीटा और कोस के साथ वाले को साइन थीटा के कोरिस्पोंडिंग हमने ले लिया। यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यू कैन पुट x इन द फॉर्म x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस theta। It is easy to find r and theta। r is equal to
अब आप देख रहे होंगे ये इस तरह कैसे हो गया। तो ये ऐसे बेसिकली है कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज जो है ना, आर कोस थीटा है, और ये क्या है, आर साइन थीटा है। हमें पता है अगर इसका कोस के थीटा और साइन के थीटा जो होता है ना, वन होता है। तो आर स्केयर कोस के थीटा और आर स्केयर साइन के थीटा लेंगे ना, तो ये तो वन हो जाएगा, तो आर स्केयर आया, और यहाँ पे से क्या होगा कि इस चीज का स्केयर प्लस इस चीज का स्केयर, ये तो जस्ट ए टू स्केयर साइन स्केयर फाइव हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ए वन का स्केयर, ए टू स्केयर को स्केयर फाइव, और फिर वो ए वन ए टू वाली टर्म भी बनेगी। और हमें पता है ये जो साइन स्केयर और कोस स्केयर वाली बनेगी ना एक टर्म, उसमें से ए टू स्केयर बन जाएगा, क्योंकि साइन स्केयर फाइव प्लस कोस स्केयर फाइव जो होती है वो क्या होता है, वन होता है। इसी तरह टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा, साइन और कोस जो होता है वो टेन होता है, तो आर आर से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ गया। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसका स्केयर था ना ए वन स्केयर ए टू स्केयर कोस स्केयर फाइव, तो टू ए वन ए टू आएगा, तो यहाँ टू आने। Note that if phi is equal to 0, then r is equal to a1 square plus a2 square plus a1 a2। यहाँ पे भी इन्होंने सेम मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे टू होता तो यहाँ फॉर्मूला में था ना, तो बेसिकली यहाँ पे भी टू आना था, यहाँ पे भी टू आना था। तो इसी तरह ये फिर टू इधर है, तो ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर बन गया, तो ए वन ए टू आ गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी। This is the example of constructive interference. If phi is equal to pi, then r is equal to, यहाँ माइनस में आ जाएगा, और ये a1 माइनस a2, और ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला बनेगा। हाँ आपको तो अ, अब इधर क्या हमें रिवाइज करना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। अगर कोई वेव है, उसका यहाँ से दो लाइनों का यहाँ तक कितना एम्पलीट्यूड, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दो लाइनों में। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या, अगर दो वेव्स आपस में मिल रही हैं और दोनों की दो दो लाइनें हैं, तो क्या होगा, वो बढ़ के ये चार लाइनों पे इतना इतना आ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे को एम्पलीफाई करेगा। डिस्ट्रक्टिव क्या है, वो कैंसल आउट करेगा। अगर तो सेम एम्पलीट्यूड है तो वो स्टेशनरी वेव्स बना देगा, जीरो कर देगा। और अगर तो सेम एम्पलीट्यूड नहीं है तो कुछ ना कुछ कम होके उसका आंसर आएगा, कोई ना कोई छोटी मोटी उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन क्या होगा, दोनों के लिहाज से उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। नाउ नेक्स्ट, composition of two simple harmonic motions of the same period but not at the right angles to each other। उनका एंगल डिफरेंट है। Suppose x is equal to a sin omega t and y is equal to b sin omega t plus 1। There are two independent motion. We can write sin omega t is equal to x over a, cos omega t is equal to 1 over square root 1 minus x square over a square। From this, y over b is equal to sin omega t cos phi plus sin phi cos omega t is equal to x over a cos phi plus sin phi into x square root 1 minus x square over c। Now scale and rearrange the term x square over a square plus y square over b square minus 2x by a over a b cos phi is equal to sin square phi। This is the equation of an ellipse. If two oscillation of different frequency at right angle are combined, the resulting motion is more complicated. If it is not even periodic unless the two frequencies are in the ratio of integers, the resulting curve will call Lissajous figures, especially if x is equal to a sine omega xt and y is equal to b sine omega yt plus y। Then periodic motion requires omega x or omega y is equal to integer। आपकी बुक में लिसेजियस फिगर की बात की गई है, पर लिसेजियस फिगर दिखाई नहीं गई। ये कॉम्प्लिकेटेड से कर्व होती है, तो आप इसको गूगल पे जाके देखें, और ये बड़ी मतलब बनाने में
आसान होती है, बनने के बाद इसका आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। आप इसको गूगल करके लास्ट में देखिएगा फिर दूसरे जिस फिगर्स होती किस टाइप के हैं। ये दो सिंपल ऑसिलेशंस को मिला के एक कॉम्प्लिकेटेड सी ऑसिलेशन बनती है। नाउ नेक्स्ट, डैम्प हार्मोनिक मोशन। डैम्पिंग क्या होती है? किसी चीज को कम करना। पहले हम सारा कुछ एज्यूम कर रहे थे कि क्या है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल बात करेंगे। जब हम ओरिजिनल बात करते हैं तो एयर फ्रिक्शन लाजमी होती है, इसी तरह और भी कुछ फ्रिक्शन होती हैं। तो मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, डैम्प हो जाती है, रुक जाती है एक टाइम। ऐसा चलो कम होते 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 वो जीरो हो जाती है, इसको हम कहते हैं डैम्पिंग। Typically, the frictional force due to air resistance or in a liquid is proportional to the speed. So suppose that damping force equal to minus p dx over dt. Why negative sign? क्योंकि ये डैम्प हो रही है, कम हो रही है। So apply Newton's law to simple harmonic oscillator is equal to minus kx minus p dx over dt is equal to m d square x over dt square. Rearrange slightly to get the equation for a damp as जो m dx d square x over dt square plus b dx over dt plus kx is equal to 0. Its solution for k or m less than or equal to square of b over 2m. Yes, x is equal to xm e minus pt over 2m cos omega dash t plus phi. The frequency is now changed. Omega dash is equal to square root k over m minus b square over 2m square. The damping caused the amplitude to decrease with the time, and when Vt over 2m is equal to 1, the amplitude is 1 over E nearly equal to 1 over 2.7 of the initial value. Now, forced oscillation and resonance. There is a characteristic value of driving frequency omega at which the amplitude of oscillation is maximum. This condition is called resonance. For negligible damping, resonance occurs at omega is equal to omega naught. Here omega naught is the natural frequency of the system and is given by omega naught is equal to square root k over m. The equation of motion is m d square x over dt square plus k of x is equal to f naught cos omega t. You should check that this is solved by putting x is equal to f naught over m omega naught square minus omega square cos omega t. Just substitute into equation and see. Know that amplitude blows up when omega approaches omega naught. This is because we have no damping term here. When damping amplitude is large, when omega approaches to omega naught but remains finite. यहाँ पे लेक्चर खत्म होते हैं दोनों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।